हमेशा की तरह इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने जा रहे हैं जो सीधा हमारे दिमाग से जुड़ी है। डायबेक्सी की रिसर्च से सामने आए कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्यों पर आज विस्तार से बात करेंगे। एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। आखिर दुनिया भर में 10% डायबिटिक मरीजों के हाथ क्यों कांपते हैं? सुनने में ये सिर्फ एक आम सा लक्षण लग सकता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो सीधा हमारे दिमाग की गहराइयों और उसकी कार्यप्रणाली की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए, बिना देर किए इस पूरे विषय को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज की इस चर्चा में ब्रेन डायबिटीज क्या है, इंसुलिन की भूमिका, ब्रेन फैक्ट्री एनालॉजी, शुरुआती लक्षण, इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने का तरीका और बचाव के उपायों पर बात होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी के बारे में। आखिर ये ब्रेन डायबिटीज है क्या चीज? इसे समझने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टाइप 1 में तो शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, यानी इसकी भारी कमी हो जाती है। लेकिन टाइप 2 की कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा कि कोशिकाएं अपने दरवाजे ही बंद कर लेती हैं, और इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यहीं से जन्म होता है आज के हमारे मुख्य विषय का। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन की वजह से पैदा हुआ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, तो वैज्ञानिक इस स्थिति को टाइप 3 डायबिटीज या फिर सीधे तौर पर ब्रेन डायबिटीज का नाम देते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दिमाग के अंदर इस इंसुलिन का असली रोल क्या है। तो यहाँ सबसे अहम और चौंकाने वाला पॉइंट ये है कि हमारा दिमाग ग्लूकोज को सीधे सोख सकता है। जी हाँ, शरीर के बाकी हिस्सों की तरह दिमाग को ऊर्जा लेने के लिए इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहें कि एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर दिमाग को इंसुलिन चाहिए ही नहीं, तो फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस उसे नुकसान कैसे पहुंचा रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए द ब्रेन फैक्ट्री एनालॉजी का सहारा लेते हैं। आइए देखते हैं न्यूरॉन्स असल में काम कैसे करते हैं। कल्पना कीजिए कि दिमाग के न्यूरॉन्स एक बड़ी सी फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। इंसुलिन उस फैक्ट्री का मैनेजर है और वहां बनने वाला मेन प्रोडक्ट है डोपामीन। ये डोपामीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ये हमारी खुशी और मूड को बेहतर बनाता है, याददाश्त तेज करता है और यहां तक कि हमारी मांसपेशियों के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो फिर ये फैक्ट्री टूटती कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस समझना बहुत दिलचस्प है। जब डाइट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है तो शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे मैनेजर आ गए हों। अब ये ढेर सारे मैनेजर्स न्यूरॉन्स पर काम का बोझ इतना बढ़ा देते हैं कि बेचारे न्यूरॉन्स थक कर काम करना ही बंद कर देते हैं, और नतीजा डोपामाइन का प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो जाता है। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि डोपामाइन की कमी का असर कितना गंभीर हो सकता है। डोपामाइन ना होने से डिप्रेशन हो सकता है, याददाश्त जा सकती है जिसे अल्जाइमर कहते हैं, या फिर मांसपेशियों पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो सकता है। इसी वजह से पार्किंसंस जैसी स्थिति पैदा होती है और मरीजों के हाथ कांपने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं? आइए शुरुआती लक्षणों पर बात करते हैं। ये जानना बेहद हैरानी भरा है कि जब डोपामाइन बनाने वाले सिर्फ 5 से 10% न्यूरॉन्स ही खत्म होते हैं, तभी कुछ शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि वेगस नर्व डैमेज के कारण लगातार कब्ज रहना, सूंघने की क्षमता कम हो जाना और माइक्रोग्राफिया यानी लिखते समय अक्षरों का असामान्य रूप से छोटा हो जाना। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद गंभीर खतरे के संकेत हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे टेस्ट किया जाए? रिसर्च के अनुसार कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इनमें सल्फोनिलूरिया जैसी कुछ दवाइयां, हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने की आदत और हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट शामिल हैं। यहां हमारा उद्देश्य किसी भी प्रचलित मेडिकल ट्रीटमेंट का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन फैक्टर्स को समझना है जो शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन को बढ़ावा दे सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्तर मापने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खास और आसान मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है। करना सिर्फ ये है, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज को गुणा करें और फिर उस नंबर को 405 से भाग दें।
अब इस स्लाइड का जो गणित है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। अगर कैलकुलेशन के बाद स्कोर 1.5 से कम आता है तो इसका मतलब है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सब सुरक्षित है। 1.5 से 2.5 के बीच का स्कोर मॉडरेट रेजिस्टेंस दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये नंबर 2.5 से ज्यादा है तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। ये संकेत है कि मामला तेजी से ब्रेन डायबिटीज की ओर बढ़ रहा है। मतलब जितना बड़ा नंबर उतना ही बड़ा खतरा। तो आखिर इससे बचने का रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं डाइट और प्रिवेंशन के बारे में। अगर एक आम हाई ग्लाइसेमिक डाइट की तुलना इस सजेस्टेड प्रोटोकॉल से की जाए तो सोर्स का स्पष्ट सुझाव है कि रोजमर्रा के खाने से डायरेक्ट शुगर को बिल्कुल हटा दिया जाए। डायबेक्सी जैसे सोर्स का मानना है कि कम ग्लाइसेमिक लोड वाले विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हाई प्रोटीन वाले आटे या स्वीटनर ड्रॉप्स। ऐसा करके शरीर में इंसुलिन के स्तर को अचानक बढ़ने से रोका जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ अपनी रोजमर्रा की मेटाबॉलिक आदतों को बदलकर दिमाग के इस इतने नाजुक केमिकल संतुलन को भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है? एक स्वस्थ डाइट और एक तेज दिमाग के बीच का ये अनोखा संबंध वाकई हम सभी को और ज्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है।